Namaskar and Jai Hind to all my lovely friends out there. I am Nishant Bhardwaj and I welcome you all on your YouTube channel called Knowledge Pursuit. मित्रों, एक व्यक्ति है जो मुझे ऐसा लगता है सुबह सुबह जब वो उठता है तो हम सब जैसे भगवान का नाम लेते हैं, कोई राम का नाम लेता है, कोई अल्लाह का नाम लेता है, कोई अपने नित्य क्रिया करता है, कोई एक्सरसाइज करता है। वैसे ही एक व्यक्ति है जो मुझे लगता है सुबह सुबह उठ के गांजा फूंकता है और फिर दिन भर वो उल्टी सीधी बातें करता है। एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है उसने कि जिस पर शक करना वाजिब है, क्योंकि वो बहुत ही पावरफुल भी है और वो चाहे तो ऐसा कर भी सकता है। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ आपके फेवरेट डोनाल्ड डक की। ओके, तो मिस्टर ट्रम्प गेव अ वार्निंग कि जिस प्रकार से रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है पिछले 3 साल से भी ज़्यादा समय हो गया, हो सकता है कि ये वॉर एक वर्ल्ड वॉर की स्थिति ले ले। ठीक है, यू विल एंड अप इन द थर्ड वर्ल्ड वॉर। ट्रम्प्स बिग वार्निंग ऑन रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। यही है हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हम ये समझेंगे कि क्यों ये स्थिति आ रही है, क्या वजह है इस कॉन्फ्लिक्ट की, क्या वजह है इस स्टेटमेंट की, रशिया यूक्रेन के बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट है, रशिया यूक्रेन के बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट है। ऑल राइट, और ऐसा क्या हो रहा है कि ट्रंप का ये कहना है कि हो सकता है कि आप थर्ड वर्ल्ड वॉर की ओर बढ़ रहे हैं, और अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर होता है तो उसके क्या इम्प्लीकेशंस होंगे और इंडिया का इस सब में क्या स्टैंड है। यही है आज के लेक्चर की थीम, हम ये सब देखने वाले हैं। ऑल राइट, सो दिस इज द लेक्चर रिगार्डिंग थर्ड वर्ल्ड वॉर एंड इट्स एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, हुआ नहीं है, क्या क्या जो स्टेटमेंट आया है इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, यह देखना है हम लोगों को। करेक्ट, ठीक है जी। तो ये है आपका वर्ल्ड मैप। ठीक है, एक मिनट, मुझे कलर चूज करना है। देखो, जितने भी हिस्से हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ देखिएगा आप, रशिया वाले राइट साइड पे रशिया अलग अपना स्टेट में इशू हो रहा है, चाइना रशिया का, चाइना इंडिया का, चाइना इंडिया पाकिस्तान, पाकिस्तान अफगानिस्तान, मिडल ईस्ट, अफ्रीका, अमेरिका, मैक्सिको, लैटिन अमेरिका, और अभी फिलहाल में बूंदी बीच ऑस्ट्रेलिया पर भी अटैक हुआ है। तो ये सब जगह जो है किसी न किसी प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट में घिरी हुई हैं, और जब लड़ाई होती है तो सिमिलर आइडिया या सिमिलर मोटिव वाले लोग जो हैं वो एक तरफ हो जाते हैं। जैसे कि ये देखिए आप, फिलहाल चल रहा है रशिया यूक्रेन का मुद्दा। ठीक है, रशिया ने पूरा का पूरा जो एरिया इतना है, इनके 4 स्टेट जो हैं, यहाँ पे लुहांस्क है, यहाँ डोनेस्क है, 2 स्टेट और हैं ये, इन दोनों एरियाज को मिला के डोनेस्क और लुहांस्क, इसको बोलते हैं डॉनबास्क। क्या बोलते हैं? डॉनबास्क। स्पेलिंग हो सकता है कुछ अलग हो वहाँ के हिसाब से, लेकिन मतलब डॉनबास्क पढ़ते तो मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ आपको। ये जो एरिया है रशिया ने ऑलरेडी इस पर कब्जा कर लिया है। तो एक तरीका ये भी है कि रशिया को ये सारे जो एरियाज हैं वापस कर देने चाहिए, या फिर यूक्रेन जो है इन इलाकों को भूल जाए और आगे बढ़े। कई प्रकार की बातें आगे से लेक्चर में सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो रशिया यूक्रेन का ये वॉर चल रहा है, इसको 3 साल से भी ज़्यादा हो गए, 3 years प्लस। ठीक है, इधर देखो, यहाँ भी बहुत कुछ हो रहा है। इंडिया पाकिस्तान में नहीं बनती, इंडिया चाइना में नहीं बनती, पाकिस्तान अफगानिस्तान में नहीं बन रही है, अफगानिस्तान की पाकिस्तान से नहीं बन रही, और यहाँ पे थोड़ा देखेंगे सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, ये इजराइल वाला एरिया है, यहाँ पे भी है। एक मिनट, बड़ा मैप दिखाता हूँ मैं आपको। अगर मैंने आपको आपने प्रीवियस लेक्चर्स देखे हों तो पाकिस्तान अफगानिस्तान का ऑलरेडी समझाया है। इजराइल और गाजा स्ट्रिप का क्या इशू है ये भी मैंने आप लोगों को बताया है। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी, बहुत ज़्यादा मारकाट मची पड़ी है। ठीक है, हॉर्न रिसेंटली अभी भी 10-12 दिन पहले की बात है, थाईलैंड ने अपने वियतनाम पे भी अटैक कर दिया है। तो साउथ ईस्ट में भी बवाल चल रहा है। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाला एरिया जो है,
यहाँ पर भी आपस में बहुत ज़्यादा क्लैश चल रहे हैं इनके। और ये ना हो तो यमन के जो हाउथी रिबेलियंस हैं, कहाँ के, यमन के हाउथी रिबेलियंस, ये लोग इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी बहुत ज़्यादा केओस फैला रहे हैं। तो अफ्रीका भी चपेट में है, लगभग लगभग पूरा एरिया जो अफ्रीका का है किसी न किसी प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट में घिरा हुआ है। ये देखिए इतना बड़ा एरिया। और यहाँ पे तो अभी आपको मैंने दिखाया ही था। इसके अलावा जो लैटिन अमेरिका है, उनका किसी के बाहर वाले से हो ना हो, उनके लेफ्टिस्ट वहाँ पे इतने हैं पूरे रीजन में कि उनके इंटरनल केओस ही बहुत ज़्यादा हैं, इंटरनल केओस। और फिर ज़्यादा देर नहीं लगती घर की लड़ाई को बाहर आने में या बाहर की लड़ाई को अंदर आने में। ठीक है, मैक्सिको ये वाला एरिया जो है, क्यूबा, जमाइका, यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा आतंकवादी ग्रुप जो हैं एक्टिव हैं। इवन मिडिवल टाइम्स नहीं, लेकिन हाँ लेट मॉडर्न टाइम से ही अमेरिका क्यूबा के बीच में नहीं बनी। आपने क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बारे में सुना होगा, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, यहाँ पर भी इंस्टेबिलिटी है। इतना ही नहीं, जो मैक्सिको के माइग्रेंट्स का इशू है, मैक्सिको और अमेरिका के बीच में नहीं बन रही है, बहुत ज़्यादा बवाल फैला हुआ है यहाँ पर भी, है ना, यहाँ पर भी इंस्टेबिलिटी रहती है। वो इसीलिए ट्रंप का एक आइडिया था कि यहाँ पे मैं एक ग्रेट वॉल बनाऊंगा, इसके जो कि सारे के सारे इन्फिल्ट्रेशन को रोकेगा। तो जब लड़ाई होती है ना मित्रों, तो क्या होता है कि सिमिलर आइडियाज के लोग, सिमिलर आइडियोलॉजी के लोग, सिमिलर मोटिव के लोग जो हैं एक तरफ हो जाते हैं, और पता नहीं लगेगा कि कब जो आज दोस्त थे कब कल दुश्मन हो गए। बस अपना फायदा देखते हैं लोग, और बेहिसाब नुकसान होता है जान और माल का। जैसे कि 2 वर्ल्ड वॉर ऑलरेडी हो चुके हैं पहले। दिखाता हूं मैं आपको एक चीज। पहला वर्ल्ड वॉर जो हुआ था आपका, वर्ल्ड वॉर 1, 4 साल करीब चला था वो, 1914 से 1918 तक। क्या हुआ था, जब एक राजा थे आर्क ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड, इनका जो है मर्डर हो गया था। यहाँ से शुरुआत हुई थी, और फिर लगभग लगभग पूरी दुनिया इस वॉर में फंसी थी। क्यों? क्योंकि जिससे हुई थी उनके कुछ एक दोस्त आ गए, दोस्तों के दोस्त आ गए, एक ग्रुप बन गया, फिर ऐसे ही दूसरा ग्रुप बन गया। 2 ग्रुप बने थे, एक का नाम था सेंट्रल पावर, दूसरा था पावर एलाइड पावर्स। इन दोनों ग्रुप्स के बीच में धमाकेदार वॉर हुआ, बेइंतहा नुकसान हुआ जान माल का, बहुत लोगों की जानें गई, फैमिन्स आए, और भी न जाने क्या क्या। जब वर्ल्ड वॉर होता है ना, एक चीज़ मैं आपको सिखाता हूँ। जब वर्ल्ड वॉर हुआ था तो बहुत से ऐसे सोल्जर्स थे जिनके बॉम्ब ब्लास्ट होने की वजह से फेस जो है, फेस डिस्टॉर्ट हो गए थे। कैसे हो गए थे? डिस्टॉर्ट। डिस्टॉर्ट से मतलब है कि उनके मुंह पे केवल बोन्स ही रह गए थे। क्या रह गए थे? बोन्स। और पूरा मुंह अजीब सा, जान बच गई लेकिन अब हड्डियां लेके कहाँ घूमोगे, मुंह की खाल वाल तो सब जल गई। तो ऐसे लोगों को कहा जाता था ब्रोकन मैन। क्या कहते थे? ब्रोकन मैन। तो ब्रोकन मैन का कॉन्सेप्ट वहीं से आया था। फाइनली उनके फिर कुछ ना कुछ मास्क वगैरह उनको दिए गए, लेकिन ब्रोकन मैन उन्हें कहा जाता है। अब मैं आपको बता रहा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में। आउटकम क्या निकला? 1919 में, 1919 में ट्रीटी ऑफ वर्सलिस साइन हुई, लीग ऑफ नेशन बनी। ठीक है, और इन्हीं के चलते आज का आप जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन देख रहे हो वो भी तभी फॉर्म हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि मतलब जब इतना ज़्यादा नुकसान हो गया था तो उस टाइम प्रोडक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही थी, कपड़ों की, हथियारों की और खाने पीने की सामग्री की। तो फिर ज़्यादा लेबर की ज़रूरत भी पड़ी जब वॉर चल रहा था 18 तक। जब वॉर ख़त्म हुआ, जब सब चीज़ें नॉर्मल हुई, तो जो वर्कर्स थे उनको फायर कर दिया गया वहाँ से, उनके एम्प्लॉयमेंट से। तो फिर लोग जो है भड़क गए। तो उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आपका ILO का फॉर्मेशन हुआ था। खैर ये किसी और लेक्चर में देखेंगे, ये अपने आप में एक बहुत ही बढ़िया कहानी है। चलो इस पे आते हैं। अब देखो, मैंने आपको बताया था ना कि कब आपका दोस्त आपका दुश्मन बन जाएगा, कब आपका दुश्मन आपका दोस्त बन जाएगा, पता भी नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, ये देखो सेंट्रल पावर में जर्मनी है, ठीक, ये वर्ल्ड वॉर 1 की बात है, और एलाइड पावर में इटली है। दोनों अलग अलग एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। ठीक है, फिर कुछ ऐसा हुआ कि जर्मनी को पार्टी बदलनी पड़ी, और फाइनली ये देखो, जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ
1939 से 1945 तक तो दो पार्टी फिर से, वर्ड जो है फिर से दो भाग में बटा, जिसका नाम था एक्सेस पावर और एलाइड पावर्स। तो इसमें जो जर्मनी है और इटली, ये एक साथ लड़ रहे थे। अब यहाँ पर ये फ्रेंड हो गए, है ना। एलाइड पावर में आपका यूएसए, सोवियत यूनियन, यूके, चाइना, फ्रांस। हम किसकी तरफ से थे? हम थे एलाइड पावर्स में, क्योंकि हम उस समय किसके थे? कॉलोनी थे किसकी? हम थे ब्रिटिशर्स की कॉलोनी। ठीक है। कितना नुकसान होता है? लगभग 70 से 85 मिलियन लोगों की जान गई थी। एक इवेंट और हुआ था जिसमें होलोकॉस्ट इसका नाम है, इसमें 6 मिलियन ज्यूज को जला दिया गया था, मतलब मार दिया गया था गैस चेंबर में। की इवेंट्स से क्या थे? होलोकॉस्ट हुआ, जापान पे हिरोशिमा नागासाकी पे एटम बॉम्ब गिराए गए थे, है ना, 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा नागासाकी पे 2 बॉम्ब गिराए थे, फैट बॉय और एक और था, लिटिल मैन करके कुछ था। क्या हुआ? 1945 में आपका यूनाइटेड नेशन का फॉर्मेशन हुआ। आउटकम में न्यूक्लियर एज की स्टार्ट हो गई थी वहीं से, क्योंकि जिसके पास न्यूक्लियर वेपन होगा वही आगे जाके रूल करेगा, इस तरह के वहाँ पे बातें शुरू हो गई। और साइंटिस्ट ने बोला कि आज के बाद अगर कभी भी वर्ल्ड वॉर हुआ, देन द वर्ल्ड इज नॉट गोइंग टू सस्टेन। जो पृथ्वी है उसका जो तापमान है वो इतना बढ़ जाएगा कि सब कुछ खत्म हो सकता है यहाँ पर। तो फिर सब ये डिसाइड किया गया कि भाई ऐसा है, कोल्ड वॉर एरा स्टार्ट हुआ कि आप अपने दबाव डाल के या डिप्लोमेसी से अब अपने पावर्स को बढ़ाइए, ये मार काट, ये बम धमाके वगैरह नहीं होंगे। ये कब हुआ था डिसाइड? ये 1945 के करीब हो गया था डिसाइड। लेकिन क्या आपको लग रहा है आज ऐसा हो रहा है? रशिया यूक्रेन में वॉर में नवंबर मंथ में, लास्ट नवंबर मंथ में 25,000 से ज़्यादा लोग की डेथ हो चुकी है। इजराइल और पैलेस्टाइन में चले जा रहा है, अभी ऑस्ट्रेलिया में भी हो गया, अभी हमने ही थोड़े दिन पहले ऑपरेशन सिंदूर किया था। हर जगह कुछ ना कुछ केओस फैला हुआ है, लगातार बॉम्ब के ब्लास्ट की हो रहे हैं। और जो ये वार्निंग थी ना साइंटिस्ट की कि आपको ये वाला जो धमाके हैं नहीं करने हैं, ये सब कुछ लोग भूल चुके हैं। और अगर ऐसा कुछ होगा तो बहुत नुकसान हो जाएगा। फिलहाल जो ट्रंप ने वार्निंग दी है वो रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर दी है। अच्छा, इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि हो सकता है वो डिप्लोमेटिक प्रेशर डालने की कोशिश करे। कौन सा प्रेशर? डिप्लोमेटिक। यहाँ देखिए राइट साइड में, डिप्लोमेटिक प्रेशर, कि अगर मैं ऐसी बातें करूंगा तो ये लोग जो हैं बहुत जल्दी इस वॉर को रोकेंगे। देखो, जो बाइडन थे, ट्रंप से पहले जो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, ही वॉज नॉट फ्रेंडली विद द रशिया एट ऑल, बट ट्रंप इज लिटिल बिट मोर फ्रेंडली विद, ट्रंप जो है फ्रेंडली है किसके साथ है? आपके पुतिन के साथ, या फिर कहना चाहिए व्लादिमीर पुतिन, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया। ठीक है। अब सुनो क्या हुआ था। रशिया यूक्रेन वॉर के ओरिजिन कहां थे? 2014 में रशिया ने एनेक्स कर लिया था क्रीमिया को, यानी कि क्रीमिया पे कब्जा कर लिया था। फर्स्ट इन्वेजन 2014 में किया था। तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा विरोध भी हुआ रशिया का, लेकिन ठीक है, फिर सब लोग उस बात को भूल गए और आज क्रीमिया जो है वो रशिया के ही कब्जे में है। 2022 में कुछ ऐसा हुआ कि पुतिन ने अटैक किया किसके ऊपर? यूक्रेन के ऊपर। क्या हुआ था ऐसा? ऐसा ये हुआ था, उनको डर था नाटो का, क्योंकि देखो यूएसए और रशिया ये दो कंट्री ऐसी हैं जो 1991 से पहले कोल्ड वॉर एरा में ये दो सुपर पावर्स थे। फाइनली यूएसएसआर हार गया और रशिया बना यूएसएसआर के टुकड़े होने के बाद। लेकिन उनको पता है कि रशिया एक पोटेंशियल सुपर पावर थ्रेट है, तो इस वजह से यूएसए कभी भी रशिया को आगे बढ़ने नहीं दे सकता। ठीक है। तो रशिया अपोज्ड यूक्रेन्स नाटो मेंबरशिप। अब यूएसए का नाटो का क्या है अभी बताऊंगा 2 मिनट के अंदर। रशिया ने क्या किया? रशिया ने बोला कि यूक्रेन को कि आप जो है नाटो की मेंबरशिप ना लें, क्योंकि रशिया और यूक्रेन का बॉर्डर सेम ही है, बिल्कुल बॉर्डर शेयर करते हैं, जैसे हमारा पाकिस्तान के साथ है, हमारा चाइना के साथ है, ऐसी रशिया और यूक्रेन का बॉर्डर है। अब अगर यूक्रेन नाटो की मेंबरशिप ले लेता तो इसका मतलब ये होता कि नाटो के जितने भी मेंबर और उसका मेजर पार्टी जो है यूएसए,
वो एकदम रशिया के फेस पर आकर बैठता। कहाँ? फेस पर, एकदम फेस टू फेस मामला हो जाता। और ये बात रशिया को ठीक नहीं लगी थी, तो इन्होंने बोला, पहले समझाया कि यूक्रेन आप नाटो की मेंबरशिप ना लीजिए, पर यूक्रेन ने नहीं माना। बोले तुम बहुत ज़्यादा बदमाशी करते हो और कभी भी तुम हमारे ऊपर अटैक कर सकते हो, तो हमारी सिक्योरिटी कौन करेगा? तो हम तो भैया नाटो से मेंबरशिप लेंगे क्योंकि हमारी सिक्योरिटी का मामला है। ये माने नहीं। अब नाटो में भी सारे लोग जो है अग्री नहीं थे यूक्रेन को मेंबरशिप देने के लिए, तो एकदम से मेंबरशिप मिली भी नहीं नाटो की यूक्रेन को। और इतने में पुतिन ने जो है अटैक कर दिया, और फिलहाल आज तक जो है लगातार चल रहा है। मैंने आपको 4 स्टेट दिखाए थे, वो स्टेट पे कब्जा कर चुका है रशिया। ठीक है, रूट कॉज वही था कि जो पहले सोवियत वाला जो इन्फ्लुएंस था फिर से न बन जाए, उसको रोकने के लिए नाटो की मेंबरशिप रोकना बहुत ज़रूरी थी। रशिया के इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए यूक्रेन चाहता था कि नाटो की मेंबरशिप जो हमें मिल जाए, ताकि अगर कल को रशिया जैसे क्रीमिया पे अटैक करके क्रीमिया पे कब्जा कर लिया था रशिया ने, अगर वैसे ही यूक्रेन पे कोशिश करे तो बाकी जो दोस्त हैं जो नाटो के मेंबर, वो आके यूक्रेन को बचाएं। फिलहाल जो है 3 साल से ज़्यादा हो गया है, चल रहा है कॉन्फ्लिक्ट। ज़रा नाटो के ऊपर देखते हैं, नाटो क्या है। देखो 1949 के बाद जो कोल्ड एरा स्टार्ट हुआ था, कोल्ड वॉर का एरा, उसमें डिप्लोमेटिक और डायलॉग वाली कूटनीति स्टार्ट हुई और अपना दबदबा बनाना लोगों ने स्टार्ट किया। तो फिलहाल नाटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की, अटलांटिक के आसपास प्लस यूएस, कनाडा और यूरोप की जो कंट्रीज हैं मिलके इन्होंने एक ऐसा मिलिट्री ग्रुप बनाया है जिसके 32 कंट्रीज लगभग मेंबर हैं, और यूएस, चाइना, कनाडा भी हैं। उसमें क्या है, एक आर्टिकल है, ये लिखा है नीचे, आर्टिकल 5, जिसका मतलब ये है अटैक ऑन वन इक्वल्स टू अटैक ऑन ऑल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी रिसेंटली 2023 में फिनलैंड बना वहाँ का नाटो का मेंबर, स्वीडन बना 2024 में, पिछले ही साल। ठीक है, अब मान लो कि कोई एक कंट्री है, फॉर एग्जांपल मान लो चाइना है, चाइना ने मान लो स्वीडन पे अटैक करा। चाइना क्यों, अब एक काम करो, रशिया ही ले लो, रशिया ने अटैक करा स्वीडन के ऊपर, करेक्ट है? तो जो स्वीडन है, स्वीडन किसका मेंबर है? अब नाटो का। अगर स्वीडन को कोई मारेगा आके, तो 32 के 32 कंट्रीज जो हैं वो ये अज्यूम करेंगे कि ये अटैक स्वीडन के ऊपर ना होके हमारे ऊपर है, और कलेक्टिव फोर्स लेकर आएंगे और अगेंस्ट रशिया आएंगे और रशिया के साथ वॉर करेगा, रशिया को मारेंगे और स्वीडन को बचाएंगे। एक तरह से गिरोह बनाया है, गैंग बनाया है इन लोगों ने, ये नाटो है गैंग, एक तरह का गैंग है नाटो। ठीक है, कंट्रीज का गैंग समझ लो। कलेक्टिव सिक्योरिटी को क्या बोलते हैं? कलेक्टिव सिक्योरिटी। क्योंकि कई सारे देश इतने छोटे हैं कि वो ना लड़ पाएंगे बड़े बड़ी कंट्रीज से, तो फिर क्या करना है, सारे छोटे छोटे एक हो जाओ। ठीक है, अब रशिया का कंसर्न क्या है कि अगर यूक्रेन जो है बन जाएगा, तो बिल्कुल नाटो जो है उनके डोर स्टेप पे आ जाएगा, एकदम बॉर्डर शेयर करने लगेगा। तो फिर भाई अगर कल को अगर लड़ाई हुई तो कहाँ जाएंगे? 32 कंट्रीज हैं, 32 कंट्री के साथ साथ इनके और एलाइज भी होंगे दुनिया में, वो सब आ जाएंगे, है ना? फॉर एग्जाम्पल चाइना जो है सपोर्ट करता है रशिया को, हम भी रशिया को सपोर्ट करते हैं, लेकिन अब दिक्कत यही आ जाएगी कि हो सकता है कल को हमारे कुछ ऐसे दोस्त भी हों जो रशिया को पसंद ना करते हों। ऐसा तो हमेशा होता है, जरूरी नहीं है आपके एक दोस्त आपके सारे दोस्तों को पसंद करे। तो बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन आ सकती है। अब ट्रंप ने जो अभी वार्निंग दी, उसका क्या है? ट्रंप का कहना है कि भाई एस्केलेशन का रिस्क जो है बहुत ज़्यादा है, कि लगभग 3 साल से ज़्यादा जो है इस वॉर को चलते चलते टाइम हो गया। हमको लगता था कि थोड़ा बहुत दिन में ये ख़त्म हो जाएगा, बट अगर ऐसा ही चलता रहा और लोगों के ऐसे ही एलाइज बनते रहे, ऐसे ही डिप्लोमेसी चलती रही, तो बहुत दुनिया फिर से जो है 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, और फिर होगा वॉर। ठीक है जी, ये है इसकी वार्निंग का मतलब। दूसरा, अगर मानो जब लोगों के एलाइज बन रहे हैं, भले ही यूक्रेन जो है अभी नाटो का पार्ट नहीं है, लेकिन कोई ना कोई दोस्त देश तो ऐसा होगा जो यूक्रेन का दोस्त होगा, और अगर वो इन्वॉल्व होता है यूक्रेन की तरफ से,
या बाई मिस्टेक किसी और देश ने अगर नाटो के, जो कि यूक्रेन का दोस्त है, सॉरी रशिया का दोस्त है, और नाटो के किसी मेंबर के ऊपर गलती से भी एक मिसाइल भी गिरा दी, तो नाटो का जो है इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। तो 32 के 32 कंट्रीज इंक्लूडिंग यूएसए जो ऑलरेडी सुपर पावर है, वो सब जो है आपके वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व हो जाएंगे, है कि नहीं। और देश जो है, दुनिया जो है फिर से दो हिस्सों में हो जाएगी। बहुत ज़्यादा, लगभग अभी ही नवंबर में ही लगभग 25,000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है ये रशिया यूक्रेन वाले वॉर में। पीस एफर्ट है, मतलब ट्रंप को तो आजकल वो पीस का देवता बनने की वो है इच्छा, ताकि इनको नोबेल पीस प्राइज मिल सके। लेकिन चलो ठीक है, भाई का मन है। अब देखो 1945 में जो वॉर हुआ था, वहां पर हिरोशिमा नागासाकी पे एटम बॉम्ब गिराया था यूएसए ने। अब न्यूक्लियर बॉम्ब का ज़माना है, बहुत सारे देश जो है न्यूक्लियर, फॉर एग्जांपल रशिया जो है एक बढ़िया, रशिया के पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब है, ठीक है, यूएसए के पास भी है, चाइना के पास है, इंडिया के पास है, पाकिस्तान के पास है, और भी कई सारे देशों के पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। तो इस बार अगर लड़ाई होगी ना, तो बात सिर्फ एटम बम या मिसाइल तक नहीं रहेगी, बात होगी न्यूक्लियर। और जब न्यूक्लियर बम फटता है तो शहर के शहर एक झटके में साफ हो जाते हैं। ये बात तय है कि रशिया और यूएसए हमेशा एंटी रहेंगे, ठीक है, ये एक दूसरे के खिलाफ, एक दूसरे के साथ नहीं लड़ेंगे, एक दूसरे के खिलाफ ही लड़ेंगे। रशिया जो है, चाइना फ्रेंड्स हैं, चाइना जो है खुलकर सपोर्ट करता है रशिया को। लेकिन ध्यान रहे, चाइना इज़ नॉट अ फ्रेंड ऑफ रशिया, ठीक है। कोई भी देश किसी दूसरे देश का दोस्त नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया का रशिया का दोस्त, इंडिया और रशिया दोस्त हैं? बिल्कुल नहीं। लेकिन क्या है, और इंडिया और रशिया एक दूसरे पर भरोसा करते हैं? बिल्कुल। इंडिया और रशिया का जो रिश्ता है वो ट्रस्ट का रिश्ता है, दोस्ती का नहीं। और इसीलिए हम हमेशा रशिया पे काउंट करते हैं। क्या हम रशिया के खिलाफ जाएंगे कभी? बिल्कुल नहीं जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। इंडिया के पास भी न्यूक्लियर वॉर है। अगर इंडिया रशिया की तरफ जाएगा तो सोचो पाकिस्तान किसकी तरफ जाएगा? पाकिस्तान और इंडिया की नहीं बनती, पाकिस्तान जो है दूसरी साइड से लड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान और चाइना के लिए रिलायंट है, फिर पाकिस्तान के लिए दुविधा। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा क्योस होगा, कौन आदमी, कौन सा देश किस देश को मारेगा, कहाँ पे क्या एजेंडा सेट करेगा, वो नहीं कर सकते। ये तो न्यूक्लियर की बात हो गई। मित्रों, न्यूक्लियर बॉम्ब तक तो दुनिया खत्म समझो, लेकिन चाइना क्लेम करता है कि उसके पास हाइड्रोजन बॉम्ब भी है। टॉप पर देखिए, हाइड्रोजन बॉम्ब। चाइना कहता है कि उनके पास हाइड्रोजन बॉम्ब भी है। और हाइड्रोजन बॉम्ब का फटने का मतलब है कि मान लो कहीं एक जगह पर फटा, तो उससे कम से कम, अगर 100 किलोमीटर के रेडियस का अगर एक देश है, देश का एक सिटी है, 100 किलोमीटर की रेडियस है उसकी, अगर मान लो, और यहाँ सेंटर में भी अगर एक हाइड्रोजन बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, तो इससे कम से कम 100 किलोमीटर के रेडियस की और लगा लो। ये फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ दिल्ली है, दिल्ली में अगर बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो आपका आधा यूपी, पूरा हरियाणा, इधर राजस्थान तक, और नीचे आपका एमपी तक, बिहार मतलब उत्तराखंड और यूपी, सब जो है हिमाचल वगैरह सब खतरे में आएंगे। तो ये है हाइड्रोजन बॉम्ब की पावर, है ना। अब जिस देश के पास हाइड्रोजन बॉम्ब हो और अगर उन्होंने अपने वॉर में इस्तेमाल कर लिया तो क्या होगा? तो ये जो बाबा वगैरह भविष्यवाणी करते हैं ना कि 2026 में कयामत आएगी, ये होगा, वो होगा, दुनिया खत्म होगी, वो बस इन्हीं एनालिसिस के बेसिस पे करते हैं कि अगर लड़ाई होगी तो क्या होगा। ऑल तो उनके पास ऐसा कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। और बहुत से लोग जो हैं इस वॉर के अगेंस्ट भी हैं और मीडिएशन कर रहे हैं, लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, डिप्लोमेसी का यूज कर रहे हैं ताकि एस्केलेशन ना हो। और कुछ हद तक लोग जो हैं सक्सेसफुल भी हैं। मैं आपको बताता हूं कैसे, ठीक है। देखो, अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर होता है, बिलियंस विल ऑफ द पीपल विल बी किल्ड। फर्स्ट पॉइंट यही कह रहा है। आपके बिल्डिंग्स, आपके हॉस्पिटल्स, आपके रोड्स, ब्रिजेस, आपके क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ जो है कोलैप्स हो जाएगा। न्यूक्लियर रेडिएशन सब में फैलेंगे, ठीक है। आउटकम क्या होगा? एक्सटिंक्शन लेवल कैटेस्ट्रॉफ फॉर द ह्यूमैनिटी। ये समझ लो पूरी इंसानियत के जीवन के लिए खतरा है। अभी देखो, अभी दिल्ली में आप दिल्ली का AQI देखो, ठीक है,
लखनऊ का देखो और किसी भी नॉर्मल शहर का कैपिटल का देख लो, AQI इतना ज़्यादा बेकार हो चुका है। गुरुग्राम में तो भाई, गुरुग्राम में तो आपके वो भी काम नहीं कर रहे, एयर फिल्टर्स भी काम नहीं कर रहे, एयर प्योरीफायर जो आ रहे हैं ये भी फेल हो चुके हैं। अगर इस समय लोग नॉर्मल ज़िंदगी के बस हल्की थोड़ी बहुत फैक्ट्री चला रहे हैं, व्हीकल्स को लेकर घूम रहे हैं, ठीक है, उससे अगर AQI इतनी ख़राब हो रही है कि लोगों की जान को खतरा है, सोचो अगर जब बॉम्ब ब्लास्ट होंगे, जब लोगों के जाने जाएंगे, जब हॉस्पिटल नहीं होंगे तो लोगों का इलाज कहाँ होगा, जब जाने के लिए रास्ते नहीं होंगे, धूल उड़ेगी तो क्या होगा, लोग घुट घुट के मरेंगे। समझ रहे हो किस लेवल का कैटास्ट्रॉफ हो सकता है World War III से। न्यूक्लियर रेडिएशंस होंगे सब जगह। न्यूक्लियर रेडिएशन, अगर आपकी बॉडी में न्यूक्लियर रेडिएशन घुस गए तो आपकी बॉडी पैरालाइज हो सकती है, अटैक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और ऐसा एक जगह नहीं, जैसे हिरोशिमा नागासाकी पे जो अटैक हुआ था, तो जिस जगह पर अटैक हुआ था उनके पूरे एरिया की जो पॉपुलेशन है वो आज तक उससे सफ़र कर रही है, उनके अंदर रेडिएशन आज भी पाए जाते हैं। बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984 किसी को याद हो, भोपाल गैस ट्रेजेडी, ये एक एक्सीडेंट ही था, हमें ऑफिशियल रिकॉर्ड में यही बताया गया है, 1984 में हुआ था ये। इसके जो रेडिएशन फैले थे और जो लोग सफ़र किए थे इसके रेडिएशन से, वो आज तक उनकी जनरेशन सफ़र कर रही हैं, आज तक लोग वहाँ पे पैरालाइज्ड और हैंडीकैप पैदा हो रहे हैं, समझो। तो जब हाइड्रोजन बम और न्यूक्लियर बम जब फटेंगे तो क्या ही होगा, ख़त्म हो जाएगी दुनिया, और ये बात सच है। मीडिएशन करा रहे हैं सब लोग, तो ट्रंप ने भी क्या दिया अपना, ट्रंप ने दिया अपना 28 पॉइंट पीस प्लान दिया, ठीक है। ट्रंप का क्या कहना, अच्छा मैंने आपको बताया था ट्रंप क्या है। ट्रंप की थोड़ी बहुत अच्छी पटरी खा जाती है किसके साथ, पुतिन के साथ, कंपेयर टू अदर प्रीवियस US प्रेसिडेंट्स, ठीक है। तो क्या नाम है, यूक्रेन के 4 हैं ये, लुहांस्क, डोनेस्क और ये 2 कुछ उनका नाम मुझे याद नहीं, ये क्रीमिया है, ये क्रीमिया ऑलरेडी किसके कब्जे में है, रशिया के कब्जे में है। तो रशिया कह रहा है, यूक्रेन को कहा गया है, ऐसा पीस प्लान में कहा गया है कि शांति करने के लिए आप एक काम करो। किसने कहा है, ट्रंप ने बोला है कि ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ पे भाई पूरी तरह से कब्जा हो चुका है, किसका, ये वाला एरिया, यहाँ पर पूरी तरह से कब्जा हो चुका है रशिया का। तो एक काम करो, ये लड़ाई खत्म हो जाएगी, आप ये टेरिटरी जो है रशिया को ही दे दो। क्या कोई भी देश ऐसा अग्री करेगा? यूक्रेन वैसे भी कोई बहुत बड़ा देश नहीं है, अपनी टेरिटरी कोई सीड करेगा ऐसा? तो भाई जाहिर सी बात है कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो हैं वो नहीं मानेंगे इस बात के लिए, ठीक है। यूक्रेन कमिट्स टू, और क्या बोला है उन्होंने कि अपनी टेरिटरी दे दो, प्लस आप जो है वो नाटो ज्वाइन करने की जिद जो है वो छोड़ दो। अब ये सब ट्रंप ने बोला है किसके लिए, यूक्रेन के लिए, कि आप ऐसा करो। और मुद्दा क्या था कि नाटो ही ज्वाइन करना चाहते थे यूक्रेन, क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि यूएसए जैसे बड़ी कंट्रीज का संरक्षण मिले उनको। लेकिन आज ट्रंप के मुंह से ऐसी बात सुनकर उनको कैसा लगा होगा, सोचो। इतने 3 साल से हम लड़ रहे हैं, भयंकर कर्जे में आ गए, लोगों की जानें जा रही हैं, और फाइनली ये सब करना पड़ेगा, ठीक है। और क्या बोला है कि वेस्टर्न सैंक्शन जो है रशिया पे से उठा दिए जाएंगे। अब ये आपको नहीं लग रहा कि प्रो रशिया सब कुछ हो रहा है यहाँ पर? क्योंकि भाई कुछ तो हुआ है मॉस्को में, उस जब पुतिन और ट्रंप मिले हैं तब, और जब बड़े लोग मिलते हैं तो छोटे लोगों को दबा ही दिया जाता है। पीस कीपिंग, यूरोपियन फोर्स मॉनिटर्स एग्रीमेंट और नो यूएस कमांड, मतलब जो पीस कीपिंग फोर्सेज होते हैं जिसमें सारे देशों की फोर्सेज जाती हैं, वो इसको मॉनिटर करेंगे और धीरे धीरे डीमिलिटराइज करा जाएगा इस एरिया को, और रशिया को पीछे हटाया जाएगा, आपके एरिया आपको वापस करे जाएंगे। तो इसमें अगर देखा जाए तो सब कुछ पिटने के बाद, हारने के बाद, इसमें घाटा किसका था? यूक्रेन का ही था। तो जाहिर सी बात है भाई यूक्रेन जो है नहीं मानेगा। लेकिन भाई बड़े लोग मिल गए, ट्रंप मिल गए, पुतिन मिल गए, उन्होंने ऐसा प्लान बना लिया। अब ट्रंप क्या है, ट्रंप किसी भी तरह से चाह रहे हैं कि शांति हो जाए। क्या पता इस साल नहीं मिला तो अगले साल उनको नोबेल पीस प्राइज मिल जाए, ठीक है। वो हर जगह बोलते हैं कि हमने कराया, शांति कराई, जहाँ भी कराई हमने कराई। पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तब भी यही बोले कि हाँ भाई जो मैंने जो है पीस करा दी। लेकिन फिर हमारे इंडिया वालों ने साफ कर दिया कि भाई ऐसा है, डोंट पुट योर नोज हियर।
इंडिया किसी की बात नहीं मानता जब तक हमें ठीक नहीं लगता। जो 20 पॉइंट फार्मूला आया था किसके, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था, पैलेस्टाइन, गाज़ा और इसराइल के बीच में, वो भी वही उन्होंने ही प्रपोज किया था। तो इस तरह की शांति वार्ता करा करा के वो नोबेल पीस प्राइज जीतना चाह रहे हैं, प्लस अपना डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाह रहे हैं मिस्टर ट्रम्प और यूएसए फॉर दैट मैटर। बट ऐसा कुछ जो है पॉसिबल हुआ नहीं है, क्योंकि भाई कोई अपनी 3 साल से पिट रहे हैं, तुम यही बात करनी तो तुम पहले ही बोल देते कि तुम मत करो ज्वाइन। अब 3 साल से जान माल का सब नुकसान हो गया, भाई के पास सूट तक नहीं बचा है, जेलेंस्की के पास ट्रैक सूट में जाता है जहाँ भी जाता है, लोगों से कर्जा ले लेके लड़ाई कर रहा है वो अपनी टेरिटरी को बचाने के लिए। तो सोचो फिर क्या ही फायदा होगा, है ना। ऑफ कोर्स नहीं मानेगा यूक्रेन, तो यूक्रेन ने क्या करा, यूक्रेन ने अपना काउंटर प्रपोजल दिया, उन्होंने दिया 20 पॉइंट पीस प्रपोजल दिया, ठीक है। और इन्होंने पता है क्या बोला है, उन्होंने मांगी है सिक्योरिटी गारंटी। अब समझाता हूं मैं यहाँ पे जेलेंस्की की कितनी बढ़िया बात, बहुत ध्यान से समझना। ट्रंप ने क्या बोला, नाटो ज्वाइन मत करो। कुछ तरह का, एक तरह का कॉम्प्रोमाइज जो हुआ है ना, कॉम्प्रोमाइज सा ही समझ लो, लेकिन काफी स्मार्ट कॉम्प्रोमाइज है। कॉम्प्रोमाइज कैसा हुआ है, जेलेंस्की ने क्या कहा है कि हमको क्या चाहिए, नेटो लाइक, नेटो लाइक सिक्योरिटी कमिटमेंट्स, सिक्योरिटी कमिटमेंट्स वाया बायलेटरल, क्या, वाया बायलेटरल टाइज। बायलेटरल टाइज का मतलब कि हम दो देश मिलकर जो है डील साइन करेंगे अलग अलग देशों से, कि हाँ भाई अगर हम पे कल को अटैक होता है तो ये कंट्री हमारी मित्र है और आके इनको हमें बचाना पड़ेगा और हमारी तरफ से लड़ना पड़ेगा। वो कह रहे हैं एक काम करो, एक सेकंड जगह ले लेता हूँ मैं। जेलेंस्की बोले कि हमको नेटो लाइट सिक्योरिटी ही चाहिए, हमको सिक्योरिटी गारंटी ही चाहिए, लेकिन कैसे, बायलेटरल टाइज से, किसके बीच में, जैसे यूक्रेन और आपका यूएस के बीच में साइन करो, यूक्रेन और चाइना के बीच में साइन कराओ डील, यूक्रेन और यूके के बीच में साइन करवाओ डील। इस तरह के सिक्योरिटी जो है इन्होंने बायलेटरल टाइज जो है प्रपोज करे हैं। अगर इसके लिए एग्री हो जाओगे तो इसका मतलब क्या होगा, अगर मानो जेलेंस्की ये बोल रहे हैं कि हम बायलेटरल टाइज के लिए एग्री हैं, क्या इसका मतलब ये नहीं है कि अब जो यूक्रेन है, यूक्रेन को ट्रस्ट नहीं रहा किस पर, नेटो पर, नेटो पर ट्रस्ट नहीं रहा, इसलिए तो बायलेटरल सिक्योरिटी टाइज जो करना चाह रहे हैं दूसरे कंट्रीज के साथ। इससे क्या होगा, सिक्योरिटी भी मिल जाएगी, और जो नेटो का खतरा है कि नेटो की वजह से रशिया अटैक कर रहा था, तो रशिया भी डी एस्केलेट करेगा, ठीक है। इससे क्या होगा, जो रशिया यूक्रेन जो वॉर है, रशिया यूक्रेन वॉर की जो कोर थीम थी कि यूक्रेन जो है वो नेटो ज्वाइन ना करे, इसको जड़ से ही खत्म कर दिया जाएगा, है कि नहीं। खैर अभी भी जब आप ये लेक्चर देख रहे हैं पीस टॉक्स चल रहे हैं, और हो सकता है कि इसी तरह से जो वॉर है रशिया यूक्रेन का खत्म किया जा सके। तो एक तरह का जो डिप्लोमेटिक प्रेशर था, डिप्लोमेटिक प्रेशर जो ट्रंप ने अपने स्टेटमेंट के थ्रू दिया था कि हाँ भाई अगर ऐसा नहीं करोगे तो फिर थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रहे हो, वो कुछ हद तक सक्सेसफुल माना जा सकता है। और अपनी टेरिटरी गिव अप करने को अभी भी रेडी नहीं है जेलेंस्की, बायलैटरल सिक्योरिटी टाइज चाह रहे हैं, ताकि जो नेटो वाला खतरा है कि रशिया की जो कंडीशन थी कि आप नेटो ज्वाइन मत करो, हम ठीक है हम नेटो ज्वाइन नहीं करेंगे, ऐसा कहना है, कहना नहीं मतलब इम्प्लीकेशन है इसका। अगर बायलैटरल सिक्योरिटी टाइज हो रहे हैं तो नेटो की ज़रूरत नहीं है, और जब नेटो की ज़रूरत नहीं है तो रशिया को पीछे हटना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि रशिया की बात भी यहाँ पर मान ली गई है, एक तरह से इंट्यूटिवली मान ली गई है बाय यूक्रेन। और रही बात टेरिटरी की, तो अगर ऐसा उम्मीद रखी जा रही है कि अगर यूक्रेन जो है नेटो की जिद छोड़ेगा तो शायद रशिया भी उनकी टेरिटरीज को जो है वापस कर दे। अभी फिलहाल टॉक्स चल रहे हैं, क्या होगा कैसी चीजें अनफोल्ड होंगी हमको पता लगेगा धीरे धीरे, ठीक है।
दूसरा, रशिया की टेरिटरी, अपनी टेरिटरी वापस भी मांगेगा वो, ठीक है। ये थोड़ी बहुत डिमांड रखी जाएगी जब एग्रीमेंट होगा। जब कॉम्प्रोमाइज़ ही करना है तो ठीक से कॉम्प्रोमाइज़ होगा। जेलेंस्की का ठीक है कि यार जब इतने 3 साल से पिट ही रहे हैं और नेटो जब जिसके साथ हम आने के लिए ये लड़ाई करी वही लोग साथ नहीं दे रहे हैं, तो फिर क्या फ़ायदा लड़ाई का। ऐसे दोस्तों का क्या करना कि जब पिट रहे हो वो देख रहे हैं, इससे बढ़िया दोस्ती रखो ही मत, है ना। अब इसमें बहुत सारे पावर्स जो हैं इंक्लूड हैं। फॉर एग्जांपल रशिया और यूएस, ये सुपर पावर के रेस के लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, मतलब compete कर रहे हैं। दोनों के पास न्यूक्लियर पावर भी है, तो ये दोनों इन्वॉल्व हैं इसमें। चाइना का सिंपल स्ट्रेटजी कि रशिया को हम सपोर्ट करेंगे, नॉट बिकॉज दे आर फ्रेंड्स, बिकॉज उनके बहुत ज़्यादा अच्छे रिलेशन डिप्लोमेटिक, डिफेंस और इकोनॉमिक रिलेशंस की वजह से। अब देखो चाइना की डिप्लोमेसी देखो, कितनी बेवकूफ़ लोग हैं कि रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं क्रीमिया और जो यूक्रेन है उसकी टेरिटरी पे जो बना रहे कब्जा, और खुद जो है ताइवान को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। समझ रहे हो? इसीलिए और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि जैसे उन्होंने कब्जा कर रखा है क्रीमिया पे और रशिया पे, क्रीमिया पे और यूक्रेन की टेरिटरी पे, ऐसे ही ताइवान पे भी कब्जा किसने कर रखा है? आपके चाइना ने। नेटो का एक्सपेंशन, नेटो की सारी कंट्रीज इन्वॉल्व हैं इसमें। मल्टीपोलर वर्ल्ड हो जाएगा, ठीक है। अभी क्या है, फिलहाल जो है यूएस सुपर पावर है, लेकिन अगर वर्ल्ड वॉर अगर होता है या कुछ होता है तो जरूरी नहीं है इस बार दो ही पार्टी हो सकता है कि अलग अलग देश अलग अलग ग्रुप बना के भिड़ रहे हैं, और कौन सा किससे भिड़ रहा है पता ही नहीं लग रहा है ना। जैसे ना आजकल वीडियो गेम खेलते हैं, कौन सा बॉट आके किसको मार दे, सबने वो खेला होगा, सीओडी खेला होगा। सीओडी नहीं खेला होगा तो वो सबने खेला होगा पहले, कौन सा गेम आता था वो जिसमें चिकन डिनर होता था, बीजीएमआई था या नहीं कौन सा था। तो उसमें क्या होता था कि कोई भी बॉट आके किसी को भी मार दे रहा है, मल्टीपल प्लेयर्स उतरते थे, मल्टीपल टीम्स उतरती थी। तो हो सकता है जब वर्ल्ड वॉर हो तब ऐसा ही कुछ आपको फिर से देखने को मिले, और होगा क्या, कुछ नहीं है, सिवाय बर्बादी के कुछ भी नहीं मिलने वाला है। इंडिया क्या कहता है इस पे? इंडिया का साफ है, देखो भैया, न्यूट्रल रहो। जब कोल्ड वॉर एरा स्टार्ट हुआ था ना, तब भी प्रो, एक तरफ क्या था, एक तरफ था यूएसए, या तो प्रो यूएसए आपको बनना पड़ेगा, एक तरफ था यूएसएसआर, ठीक है, या फिर प्रो यूएसएसआर बनना पड़ेगा। इंडिया ने अलग ही मुहिम चला दी, उन्होंने चलाया नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, हम किसी के साथ नहीं रहेंगे, नैम। तो इंडिया पहले भी ऐसा कर चुका है। तो इंडिया कहता है कि भाई देखो, लड़ाई दंगे में कुछ नहीं रखा है, अलग रहो, शांति से रहो और बात करो, डायलॉग करो, ठीक है, बातचीत से मामला सॉर्ट करो, लड़ाई वड़ाई में कुछ नहीं रखा है। क्योंकि साइंटिस्ट पहले ही कह चुके हैं दुनिया खत्म हो जाएगी अगर इस तरह से लड़ाई करोगे, कि रेडिएशन लेवल इतना बढ़ जाएगा बॉम्ब्स फटने के बाद कि ह्यूमन लाइफ सस्टेन होना नॉट पॉसिबल। तो इंडिया का स्टैंड कुछ ऐसा है। माना हमारे पास हिस्टोरिकली हमारे अच्छे संबंध है रशिया से, लेकिन हम रशिया को भी ऐसा नहीं बोलेंगे कि भाई मारो जाके, लड़ाई करो, हम आपके साथ हैं। हम रशिया को समझाएंगे, लेकिन अब किसी तरह से बात नहीं बनेगी और रशिया बुरी तरह से फंस गया तो एक अलग बात है। फिर तो बस बात तो फिर ये है ना कि भाई फंस गया तो अब जाना पड़ेगा। एनर्जी डील, इससे क्या होगा, बाय डिस्काउंटेड रशियन ऑयल एट चीपर रेट्स। हम अपनी सिक्योरिटी को मेंटेन रखने के लिए, अपनी ज़रूरतों को मेंटेन रखने के लिए हम क्या करेंगे, अलग अलग तरीके से डील करेंगे, अलग अलग तरीके से लोगों को सपोर्ट करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये चाहते हैं कि वो लड़ें, बिल्कुल नहीं। दूसरा, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट चलने की फिर से जरूरत है। हो सकता है इंडिया ये बोले कि भाई देखो, तुम दोस्त तो बढ़िया हो, लेकिन तुम लड़ाई वड़ाई करोगे तो हम आपके सपोर्ट में नहीं है, ठीक है। हम आपको ये नहीं चाहते कि आपका बुरा हो, लेकिन आपके साथ कुछ गलत होगा तो हम आपको सपोर्ट करने के लिए बैठे हैं। मतलब कि अगर आपको नुकसान हो गया है, आप रिकवर नहीं कर पा रहे, तो हम आपके साथ बैठे हैं। लेकिन अगर आप किसी को ज़बरदस्ती परेशान करोगे, देन वी आर नॉट विद यू, है ना। तो इंडिया क्या करता है, एक बैलेंसिंग एक्ट प्ले करता है बोथ रशिया और यूएसए के बीच, कि अगर मानो एक साल हमारी रशिया से ज़्यादा अच्छी बनी तो एक साल यूएस से, एक साल यूएस से खैर हमारी कम ही बनती है, हमारी रशिया से ही बनती है, ठीक है। मोदी जो है मॉस्को और कीव दोनों जगह घूम कर आए थे, यानी जेलेंस्की से भी मिलके आए थे, और पुतिन तो फिर हैं ही उनके खास दोस्त। तो इससे क्या है कि एक ऐसा मैसेज आता है कि जो इंडिया है वो दोनों ही कंट्रीज़ को इक्वल निगाह से देख रहा है, भले ही हमारी दोस्ती रशिया से ज़्यादा हो, हमारे टाइज रशिया से अच्छे हों, पर हम इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये चाहते हैं कि यूक्रेन को कोई नुकसान हो, ठीक।
तो इंडिया ने उस टाइम भी यही बोला था कि भाई इस एक्ट को, इस वॉर को जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए और पीस मेंटेन की जाए। वी प्रेफर, वी एडवोकेट पीस, वी कॉल्ड फॉर डायलॉग एंड सीज फायर। ग्लोबल साउथ वॉइस रिप्रेजेंट्स डेवलपिंग नेशंस इंटरेस्ट। अगर शांति रहेगी तो हमारे ग्लोबल साउथ के जितने भी कंट्रीज़ हैं, जो पुअर कंट्रीज़ हैं, वो डेवलप कर पाएंगे। और पता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया अपने आप में एक अच्छी कंट्री है, ठीक है, शांति प्रिय लोग हैं, लेकिन जब बोलो ना आग कहीं लगती है तो कुछ हो जाता है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में वो पढ़ाया था, गाज़ा और पैलेस्टाइन का, गाज़ा और इसराइल का इशू पढ़ाया था मैंने आपको। अब वहाँ पर 20 पॉइंट फार्मूला आया, क्या आया, 20 पॉइंट फार्मूला आया, और वहाँ पर पीस जो है प्रिवेल की गई। लेकिन हमास की आइडियोलॉजी से लोग जो हैं, हमास आइडियोलॉजी से जो लोग इन्फेक्टेड हैं, तो उनका दिमाग जो है ख़राब हो चुका है, वो लोग तो जगह, दुनिया में कई जगह हैं, और वो जानबूझकर ज्यूज पॉपुलेशन को टारगेट कर रहे हैं। इसीलिए अभी 3 दिन पहले, आज 17 तारीख है, शायद 15 तारीख को, 15 या 14 तारीख को अटैक किया था ऑस्ट्रेलिया के बूंदी बीच पर। बूंदी बीच पर 2 हमास आइडियोलॉजी से इन्फेक्टेड लोग, ठीक है, हमास आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस्ड लोग, बाप बेटे बंदूक वगैरह लेके चले गए और वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लोगों की हत्या कर दी। अब सोचो, क्या लड़ाई अगर होती है तो ऑस्ट्रेलिया वैसे किसी से नहीं लड़ता है, लेकिन क्या ऑस्ट्रेलिया बदला नहीं लेगा? बिल्कुल लेगा। तो ये सब बहुत नुकसान होते हैं इस तरह से, लड़ाई जब भी होती है। अगर लड़ाई होगी तो क्या होगा, विश्व के टुकड़े होंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान होगा, लोगों की जानों को खतरा बनेगा, और सबसे भयंकर बात, हमारा एनवायरनमेंट जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, ये कम्प्लीटली डैमेज हो जाएगा। और जब एनवायरनमेंट ही नहीं बचेगा, ठीक, ऑक्सीजन ही नहीं बचेगी इनहेल करने के लिए, देन पीपल विल डाई फॉर श्योर। कौन कौन इन्वॉल्व है इस सब में? नेटो है, रशिया चाइना के खुद के एक्सेस बने हुए हैं, ग्लोबल साउथ इन्वॉल्व है, और यूक्रेन, यूक्रेन के साथ उनके दोस्त हैं। फॉर एग्जांपल नेटो के लगभग 32 मेंबर्स हैं ना, तो उसमें से ज़्यादातर जो यूक्रेन के सपोर्ट में है कि हाँ आप मेंबर बन जाओ, मेरे ख्याल से 7 या 8 कंट्रीज़ जो हैं वो अगेंस्ट में है। ये कंट्रीज़ जो हैं अगेंस्ट हैं कि यूक्रेन को नहीं देनी चाहिए, वरना तो अब तक तो यूक्रेन की मेंबरशिप हो गई होती है ना। अब क्योंकि मेंबर नहीं है नेटो का यूक्रेन, इसी वजह से ये लोग भी, जो 32 कंट्रीज बाकी के बचे हुए, ये हेल्प नहीं कर पा रहे हैं। पीस अर्जेंट क्यों है? क्योंकि पिछले ही महीने आपको बताया था कि लगभग 25,000 से ज़्यादा लोगों की हत्या हो चुकी है। प्रॉक्सी वॉर का थ्रेट है, ठीक है, कि ये यूक्रेन के बाहर भी जा सकता है वॉर। यूक्रेन के बाहर कैसे जा सकता है कि साइबर अटैक्स हो सकते हैं, यूक्रेन का सहारा लेकर आइडियोलॉजी से, जैसे बूंदी बीच पर अटैक जो हुआ था वो एक आइडियोलॉजी के तहत ही हुआ था। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो रशिया को सपोर्ट करते हैं, कुछ ऐसे होंगे जो यूक्रेन को सपोर्ट करते हैं, हो सकता है वो लोग आपस में भिड़ जाएं कि तेरा दोस्त ऐसा कर रहा है ना। इकोनॉमिक इम्पैक्ट तो आप देख ही रहे हो, रिसेशन आ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, गरीबी चरम सीमा पर है अभी, और सबसे ज़्यादा इंडिया तो एक चीज़ से और जुड़ रहा है जिसका नाम है अनएम्प्लॉयमेंट। और ज़्यादा हम जूझ रहे हैं इससे, अनएम्प्लॉयमेंट भयंकर है इंडिया में, है ना। न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड देख ही रहे हो आप कि ज़रा सा भी अगर एटम बॉम्ब और भोपाल गैस ट्रेजेडी के अगर जो इन्फ्लुएंस है वो आज तक देखने को मिल रहा है, उसके इफेक्ट्स आज तक देखने को मिल रहे हैं, उसके आफ्टर इफेक्ट्स। तो सोचो अगर न्यूक्लियर बॉम्ब, और कहीं मान लो गॉड फॉरबिड अगर हाइड्रोजन बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो क्या ही होगा। द वर्ल्ड इज बाउंड टू एंड। तो ये वॉर नहीं होना चाहिए, कुल मिला के बात है ये, ठीक है। इसी वजह से पीस इनिशिएटिव्स कई सारे चलाए जा रहे हैं। ट्रंप ने 28 पॉइंट फ्रेमवर्क दिया है, यूक्रेन ने उसका काउंटर दिया है। कुल मिला के अगर देखा जाए तो सब लोग शांति चाह रहे हैं, है ना। सबको पता है कि अगर लड़ाई होगी तो हारने वाला जो होगा वो एक ही होगा, वो होगी ह्यूमैनिटी। देश कोई सा भी जीते, हारेगी ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी विल लूज फॉर श्योर, कि इतना नुकसान कोई नहीं सह पाएगा। हम जो आज बैठ के आराम से रील्स देख रहे हैं, फ़ोन चला रहे हैं, ये लेक्चर देख रहे हैं, हम सब भी शायद खतरे में आ जाएंगे, ठीक है। तो जो कई सारे देश हैं, चाइना, इंडिया, ब्राज़ील, ये सब लोग मतलब कह रहे हैं भाई ठंडा रखो मामला, बातचीत कर लो, कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, ये सब चल रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का एनालिसिस पूरे थर्ड वर्ल्ड वॉर के बारे में। और पीस पीस शैल प्रिवेल, ये बात तय है कि पीस होना बहुत ज़रूरी है,
पीस शैल प्रिवेल। अगर नहीं होगी तो जो हारेंगे वही है। एक महाभारत याद है, महाभारत कहते महाभारत में न जो जीता था वो भी कृष्ण थे, जो हारे थे वो भी कृष्ण थे, जो मरे वो भी कृष्ण थे, जो जीते वो भी कृष्ण थे, जो जिंदा रह गए वो भी कृष्ण थे। कोई रोया तो कृष्ण, कोई हंसा तो कृष्ण। तो वैसे ही कृष्ण की जगह आप ह्यूमैनिटी को लगा लो। कृष्ण इक्वल्स टू ह्यूमैनिटी। अगर कोई भी वॉर या कुछ भी क्लैश होता है तो जो हारेगा या जीतेगा वो सब ह्यूमैनिटी ही होगा और अंत निश्चित है। सो वी शुड ऑल ट्राई कि कॉन्फ्लिक्ट ना हो, मामला ठीक रहे और शांति व्यवस्था कायम रहे। मैं मिलूंगा आपसे फिर किसी दूसरे वीडियो में किसी और नए टॉपिक और नए एनालिसिस के साथ। तब तक आप लोग ध्यान रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए और इन्जॉय करते रहिए। थैंक यू, बाय बाय एंड डू सपोर्ट। बाय बाय।